गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th गद्य भाग का हमारा 5th लेसन है बेटा। एक कहानी यह भी, जिनकी लेखिका मन्नू भंडारी थी, उसका जीवन परिचय हम कर चुके थे। और कल तक हमने लेसन किया था किस प्रकार से, यानी कि मन्नू भंडारी के जो पिताजी होते हैं वह उसकी बड़ी बहन सुशीला से बहुत अधिक प्यार प्रेम करते थे। जब लेकिन उसकी बड़ी बहन सुशीला की शादी हो जाती है तो उस समय केवल उसके चले जाने के पश्चात उस समय वह मन्नू भंडारी पर ध्यान देते हैं। फिर वह उसे अपने प्यार प्रेम करते हैं, क्योंकि उस समय वह काले रंग की थी और सुशीला बहुत गोरे रंग की थी, और गोरे रंग से उसे के पिताजी को बहुत अधिक प्यार प्रेम था, इसलिए। और वह फिर उसके बाद में अपने राजनीतिक स्वभाव में उसके पिताजी मन्नू भंडारी को अपने साथ भी बिठाने लग गए थे। उसके आगे हैं कि 10वीं कक्षा तक तो लेखिका को जो साहित्य मिलता उसे पढ़ लेती थी, परंतु जैसे ही 10वीं पास करके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में गई, मैं कहती कि 10वीं की परीक्षा तक उसे जो साहित्य मिल वह उसे पढ़ लेती थी। लेकिन 10वीं की परीक्षा बाद करने के बाद वह कॉलेज में जाती है। फर्स्ट ईयर में जब वह होती हैं तो वहाँ पर उसे हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उसका वास्तविक रूप में साहित्य से परिचय करवाया। तो वहाँ पर कौन मिली उसे? वो हिंदी की एक अध्यापिका शीला अग्रवाल होती है, वह उसे मिलती है। वह शीला अग्रवाल उसे क्या करते हैं, साहित्य क्या होता है उस साहित्य के वास्तविक स्वरूप से उसका परिचय करवाती है। वे स्वयं उसके लिए किताबें चुनती हैं, उसे पढ़ने को देती हैं, और वे स्वयं ही साहित्य के एक क्षेत्र के लिए क्या करते, किताबें भी वह स्वयं ही चुनती है, और पढ़ने के लिए भी वह उसे स्वयं ही देती है कि आज उसको कौन सा साहित्य पढ़ना है। उन विषयों पर शीला अग्रवाल लेखिका से लंबी बहस करती रहती थी। उस समय कहते कोई भी विषय निबंध आदि होता था तो वह मन्नू भंडारी उसी विषय पर काफ़ी समय लंबे समय तक उन्हें बहस आपस में होती रहती थी। इससे उसके साहित्य का दायरा बढ़ा। लेखिका ने उस समय के सभी बड़े बड़े लेखकों के साहित्य को पढ़कर समझना आरंभ कर दिया। अध्यापिका शीला अग्रवाल की संगति ने उसका परिचय मात्र साहित्य से ही नहीं अपितु घर से बाहर की दुनिया से भी करवाया। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने क्या किया, उसे केवल अकेले साहित्य के बारे में ही नहीं बताया, लेकिन उसने सामाजिकता के बारे में, राजनीतिकता के बारे में भी उसका ज्ञान जो अध्ययन होता है उसके परिचय में भी उसे वह बताती है। उसकी दुनियादारी के बारे में भी वह उसे बताती है। पिताजी के साथ आरंभ से ही राजनीतिक सभाओं में हिस्सा लेती थी। फिर क्या कहती, जब उसकी बड़ी बहन सुशीला की शादी हो जाती है तो उसके पश्चात वह अपने पिता के साथ बैठकर राजनीतिक सभा में भी भाग लेना उन्हें प्रारंभ कर दिया था, परंतु उन्होंने उसे सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया। उस समय सन 1946 से 47 देश का वातावरण इस प्रकार था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में चुप रहकर नहीं बैठ सकता था। अध्यापक शीला अग्रवाल की बातों ने उसके रंगों में जोश भर दिया था, और वह देश की स्वतंत्रता के लिए लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी थी। यानी कि उसकी फर्स्ट ईयर की अध्यापिका जो शीला अग्रवाल थी, उसने उसके साहित्य क्षेत्र के बारे में उसे बता दिया था, राजनीतिकता के बारे में, सामाजिकता के बारे में। उस समय में वह शीला अग्रवाल के अंदर और भी अधिक जोश आ गया था, और वह अपनी स्वतंत्रता के लिए केवल लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चलने लगी थी, कभी भी वह उनसे पीछे नहीं हटी। परंतु उसके पिताजी को यह बातें अच्छी नहीं लगती थी। जब वह ऐसे कार्य करती थी उसके पिताजी को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वे सोचते थे कि जो घर लड़कियां होती हैं वह घर से बाहर नहीं निकलें, घर की चार दीवारी तक ही सीमित रहें। वे दोहरे व्यक्तित्व के थे। वे आधुनिकता के समर्थक होते हुए भी दकियानुसी विचारों की थी, यानी कि पुराने विचारों के थे उसके पिताजी। एक और तो वे मन्नू को घर में ही हो रही राजनीतिक सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। एक तो क्या करते थे उसके पिताजी, घर में होने वाले जो भी राजनीतिक व्यवस्था होती थी उनके बारे में उसे बताते थे। दूसरी ओर क्या भी करते थे, उसे घर से बाहर तक भी नहीं निकलने देते थे। जब राजनीतिक सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे, दूसरी ओर उन्हें उसका घर से बाहर के राजनीतिक उथल पुथल में भाग लेना अच्छा भी नहीं लगता था। एक तो राजनीतिक सभा में भाग लेने के लिए उसे उकसाते थे उसके पिताजी, और फिर क्या था, दोहरे व्यक्तित्व के विचार थे। फिर वे सोचता कि लड़कों का बाहर निकलना अच्छा भी नहीं है, उसे बाहर तक भी नहीं निकलने देते थे। यहाँ पर दोनों पिता बेटे के विचारों में टकराहट होने लगी।
उसमें क्या होती, उसके पिताजी जब किसी कार्य के लिए उसे मना करते थे, लेकिन मन्नू भंडारी उनके उस कार्य को करती थी, तो दोनों में आपस में क्या होता था, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता, टकराहट होने लगी है। बातों बातों में ही दोनों के मध्य विचारों की टकराहट राजेंद्र से शादी होने तक चली रही। फिर यानी कि मन्नू भंडारी के पति कौन थे, राजेंद्र से थे। उसके बाद में कि जब उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद तक भी ये बातें चलती रहती हैं। लेखिका के पिता की सबसे बड़ी कमजोरी यश की चाहत थी। क्या थी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी? यश की चाहत, बल। उसके अनुसार कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जैसे कि समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान हो। उनकी इसी चाहत ने लेखिका को उनके क्रोध का भाजन बनने से बचाया। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के नाम आया। उन्होंने उन्हें उसके बारे में बातचीत करने के लिए बुलाया था। यानी कि एक बार प्रिंसिपल जी का पत्र आता है, वह उसके पिताजी को कॉलेज में बुलाती है। तो उसी समय उसके पत्र को देख करके, पढ़ करके पिताजी को बहुत अधिक क्रोध आया। परंतु जब वे कॉलेज से लौटे तो बहुत खुश भी थे। उन्होंने बताया कि उसका कॉलेज में बहुत दबदबा है। यानी कि जब वह कहता है कि जब उसके पत्र आता है तो उस समय उसके पिताजी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि ये कोई न कोई ऐसे कार्य करके आएगी। और वह कहता है कि यदि मैं स्कूल में जाकर ऐसी चीज़ों को वह सहन नहीं कर सकता था कि उसकी बेइज्जती हो, मान सम्मान की बजाय उनके पिताजी को ये कहा जाए कि आपकी लड़की ने ऐसे कार्य करती है स्कूल में आकर के, वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती। लेकिन जैसे ही स्कूल में जा कर के लौटते हैं उसी समय, तो वह कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके प्रिंसिपल बताता है कि आपकी जो लड़की होती है उसकी लड़की का बहुत दबदबा है। सारा कॉलेज उसके एक इशारे पर खाली हो जाता है। वे 3 लड़कियां हैं जिन्होंने कॉलेज चलाना मुश्किल कर रखा है, कि उसके एक इशारे पर, यानी कि हम पढ़ा रहे होते हैं और हमारे मना करने के बाद भी जब मन्नू उन सभी लड़कों को, बच्चों को, लड़कों कहती है कि स्कूल से बाहर कोई कार्य करने के लिए कहती, तो सभी बच्चे क्लास से बाहर हो जाते हैं। पिताजी के प्रिंसिपल की बातें सुनकर गर्व हुआ कि उनके घर में एक ऐसा नेता है जो सभी को एक आवाज़ में अपने साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। फिर उसके पिताजी क्या करते हैं, उसकी बातों को सुनकर बहुत अधिक खुश भी हो जाते हैं। पिताजी के मुँह अपने सुनकर उसे अपने कानों आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। ये हमारा गद्यांश है जिसके क्वेश्चन आंसर आएंगे कि उस जमाने में घर की दीवारें तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार के हिस्सा ही थे। हाँ, तो बड़ी हिदायत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के आधुनिक दबाव महानगरों, फ्लैट में रहने वालों के बारे में बता दें। वह कहता है कि जहाँ पर अपने गांव में, मोहल्ले में रहते थे, वहाँ पर अपने घर के आंगन में, अपने परिवार के पड़ोस के आंगन में सभी में खेलते रहते थे। लेकिन यहाँ फ्लैटों में रहने के पश्चात ये तक भी नहीं पता चलता कि कौन हमारे नीचे फ्लैट में रहता है, कौन ऊपर रहता है। कोई व्यक्ति एक दूसरे का साथ देने के लिए भी नहीं, लेकिन वहाँ मोहल्ले में सभी व्यक्ति एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार भी रहते थे। तो इसमें पाठ का नाम क्या था? इसमें यह एक कहानी थी। लेखिका कौन है इनकी? मन्नू भंडारी। घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक फैलना से क्या आशय है? कि लेखिका का एक कथन है कि लेखिका के बचपन और किशोरावस्था के दिनों में ये था, वो केवल लड़कियां केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित होता है, बल्कि मोहल्ला क्या होता है, एक घर जैसा ही होता है। सभी के अंदर अपनी आत्मीयता का भाव रहता है। किसी के घर में अपने घर के समान आ जा भी सकते हैं। सभी से में स्नेह, ममता, प्यार, प्रेम आदि चीज़ें मिलते हैं। तो मोहल्ले से बहुत अधिक प्यार प्रेम भी हमें मिलता है। वर्तमान फ्लैट कल्चर में हम असुरक्षित कैसे हैं? वर्तमान फ्लैट कल्चर में असुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि हमारे आसपास ऊपर नीचे हमें ये नहीं पता होता कि कौन रहता है। किसी को कोई भी पता नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी के दुख दर्द में एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आ सकता। इस कारण से कोई भी व्यक्ति चोरी, डकैती आदि का कार्य भी कर सकता है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि किसने की है। इसलिए हमें फ्लैट में रहने वाले लोग असुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति यदि काफ़ी बीमार हो जाता है, लेकिन बीमार से व्यक्ति को बीमार पूछने के लिए कोई तक भी नहीं आता, लेकिन मोहल्ले के अंदर व्यक्ति उन्हें खाना तक भी देने के लिए आ जाते हैं। परंपरागत पड़ोस कल्चर क्या है? परंपरागत पड़ोस कल्चर को अपने आसपास के रहने वालों के सुख दुख का ध्यान तक भी नहीं रहता है।
वे एक दूसरे की सहायता करने के लिए आपस में तैयार रहते हैं। उनके अंदर एक प्रकार के भाव कल्याणकारी आदि पनपता है। कोई भी अपने आप में बेसहारा, सुरक्षित, संकुचित नहीं मानता है। लेखिका ने फ्लैटों में रहने वालों के जीवन को संकुचित और अस्थायी क्यों कहा है? लेखिका ने फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति फ्लैट तक ही सीमित रहते हैं। उनके आसपास ऊपर नीचे रहने वालों से कोई भी किसी प्रकार का लेना देना नहीं होता। उनके जीवन में कोई भी किसी प्रकार की जो दुख दर्द आते हैं वे किसी को बता भी नहीं सकते। कोई पूछने तक भी नहीं आता, उनकी सहायता करने तक के लिए भी नहीं आता है। लेकिन पड़ोस कल्चर क्या होता है? पड़ोस कल्चर के अंदर व्यक्ति सभी आपस में एक दूसरे की सहायता करने के लिए सुख दुख दर्द में सभी प्रकार में साथ देते हैं। इसलिए फ्लैटों में रहने वाले लोगों का जो जीवन होता है वह संकुचित और ऐसा ही माना जाता है। अगले जैसे प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र है और पूरे दमखम का जोश खोश के साथ सबसे जुड़ा हर युवा उन्माद में। मैं भी युवा थी। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों के बहते खून में लावे में बदल दिया था। वह कहते कि समाज में फैली भी जो प्रभात फेरी, हड़तालें, जुलूस आदि भाषण वगैरह थे। लेकिन मैं 10वीं पास करने के पश्चात जैसे ही कॉलेज में गई तो वहाँ पर मुझे हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जब मुझे मिलती हैं तो मुझे हर राजनीतिक सामाजिकता के बारे में बताती हैं और उनके कारण मेरे हृदय के अंदर एक जोश सा पैदा हो जाता है। उनके घर आए लोगों में ऊँटू बैठूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की के अपनी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रगों में लहू की जगह लावा बहता है तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय मेरे ध्वस्त हो जाता है। वह कहते कि पिताजी की आज़ादी की सीमा तक ही नहीं स्थिति में नहीं रखी, क्योंकि उसके पिताजी सोचते थे, वैसे तो वे राजनीतिक अवस्था में उसे रखते भी थे लेकिन वे भी सोचते भी थे कि वे चार दीवारी के अंदर रहकर ही करें। लेकिन राजनीतिकता और सामाजिकता हमारी चार दीवारी के अंदर रहकर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वह कहते कि ऐसे हड़तालों जब वह लड़कों के साथ ऐसे गलियों में सड़कों पर घूमते रहते थे उसके पिताजी को ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती थी। वह कहता है कि लेकिन शीला अग्रवाल की बातों के कारण मेरे जीवन के अंदर एक जोश सा उत्पन्न हो गया है और वह हर प्रकार के कार्य करने के लिए लड़कों के साथ आगे रहने लगी है। इसे जैसे पाठ का नाम वही बताएं, कहानी भी। लेखिका इनकी थी कौन? मन्नू भंडारी। लेखिका किन दिनों का वर्णन कर रही थी? उन दिनों देश का वातावरण कैसा था? लेखिका भारत की स्वतंत्रता के लिए की जा रही सन 1946 से 47 के आंदोलन के दिनों का वर्णन कर रही है। उन दिनों देश में स्वतंत्र देश को आज़ाद करने के लिए जो प्रभात फेरियां, जुलूस वगैरह आदि निकाली गई थी, युवा आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग भाग ले रहे थे, उस के बारे में वह बताती है। शीला अग्रवाल कौन थी? शीला अग्रवाल लेखिका के विद्यालय की हिंदी की प्राध्यापिका थी। उसने लेखिका को कैसे प्रभावित किया? वह लेखिका के हिंदी साहित्य के साथ साथ तत्कालीन समाज में फैली हुई बुराइयां, समाज सेवा, राजनीतिकता, सामाजिकता आदि के बारे में भी बताया था। उन्हें हर प्रकार से उसका साहित्य भी बताया था। प्रभावित कर घर और शहर में कैसे बवंडर मची हुई थी। लेखिका के घर में उसके पिताजी ने बवंडर मचाया हुआ था क्योंकि वे लेखिका को घर की सीमा में रहकर घर में आए हुए लोगों के विचारों को सुनने के लिए कहते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो लड़कियां हैं शहर में घर के साथ नारे लगाती हुई, हड़ताल मचाती हुई शहर की सड़कों पर इधर उधर प्रभात फेरियाँ और बवंडर मचाए। उनके पिताजी को ये चीज़ें सहन नहीं होती थी। कि लेखिका के पिता क्या चाहती थी? लेखिका के पिता चाहते थे कि वे घर में रहे, उनसे मिलने, जो लोग आते उनकी बातों को सुनी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले और लड़कों के साथ नारे लगाती हुई हड़ताल में जाए। लेखिका की मानसिक दशा कैसी थी? लेखिका की मानसिक स्थिति बहुत अधिक तनावग्रस्त थी। पिता के कहने के अनुसार घर में कैद नहीं रह पाती थी और अपनी प्राध्यापिका के वचनों को सुनकर देश की आज़ादी के लिए उसके अंदर अपने जोश आ गया था और उसने अपने देश को आज़ादी के लिए क्या कहते अपने प्राणों को भी बलिदान करने के लिए वह तैयार हो गई थी। वह युवा लड़कों को देखकर भी उनके जोश को देख कर के उनके हृदय के अंदर भी रक्त खोल उठता था। वे इन आंदोलनों में भाग लेने लग जाती थी और इन्हीं दिनों यह अनुभव हुआ कि जब खून गर्म होता है तो कोई भी भय नहीं होता।
न कोई कभी किसी का प्रकार का कोई बंधन रास्ता उसे रोक सकता है। इसलिए शीला अग्रवाल ने अपनी प्राध्यापिका से लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से ये सीखी थी। जिससे प्रश्न था, वह कौन सी घटना थी जिसको सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न कानों पर। कि लेखिका जिस समय कॉलेज में पढ़ती थी उस समय एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आता है, उसके पिताजी के नाम आता है। उसमें पिताजी से पूछा कि उनके अनुशासन और कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। पिताजी उसके लिए कॉलेज के बुलावे के लिए उसको पत्र को पढ़कर बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें सोचते हैं कि उनके 5 बच्चों में से आज तक वे किसी के स्कूल में नहीं गई, किसी का पत्र नहीं आया उसे बुलाए के लिए, लेकिन इसने कोई ऐसा कार्य किया है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, मुझे स्कूल में कॉलेज में जा कर के। और वे अपने क्रोधित होते हुए उसके कॉलेज में चले जाते हैं। लेकिन पिताजी के पीछे पीछे लेखिका पड़ोस में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि जैसे ही मेरे पिताजी मेरे कॉलेज से वापस लौटेंगे और आते ही मुझ पर बहुत अधिक क्रोध व गुस्सा करेंगे। लेकिन जब मेरे पिताजी का क्रोध व गुस्सा ठंडा हो जाएगा उस समय मैं अपने घर वापस से लौट आऊँगी। तो जैसे ही वह कहते कि लौटने पर उसके पिताजी एक कॉलेज से लौटते हैं तो वह उसमें बहुत अधिक खुश व प्रसन्न होते हैं। जैसे चेहरा गर्व से चमक उठता है, वे घर आकर बोले कि उसका कॉलेज की लड़कियों पर बहुत अधिक रोब है। वे पूरा कॉलेज 3 लड़कियों के इशारे पर खाली हो जाता है। प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना असंभव हो रहा है, तो पिताजी को ये गर्व होता है कि मेरी बेटी राजनीतिक आंदोलन में भाग है, कि उसके एक इशारे पर सभी लोग उसका साथ दे रहे हैं, इसे उसे रोकना असंभव है। ये सब सुनकर लेखिका को यह विश्वास नहीं हो रहा था और न उसकी आंखों पर भी विश्वास हो रहा था कि उसके पान की वास्तविकता है कि उसके पिताजी इतने ज़्यादा खुश हैं, उसकी बातों को सुनकर के विक्रोधित नहीं हो रही। लेखिका के अपने पिता के से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। कि लेखिका के पिता एक दोहरे व्यक्तित्व थे। वे एक और आधुनिकता के समर्थक में थे, एक और तो वे अपनी बेटी मन्नू भंडारी को अपने साथ राजनीतिक आंदोलन में लगाती थी। वे कहते थे कि तुम केवल रसोई तक सीमित नहीं देखना चाहते थे, कि रसोई का, घर का खाना बनाना आदि जो कार्य होता है घर का, वो कार्य करें। वह इन कार्यों के लिए भी सीमित नहीं थी। वे सोचते कि औरत है तो क्या हुआ, औरत केवल रसोई तक ही, उसका कार्य तक नहीं सीमित। वे अपने बच्चों को एक ऊंचे पद पर, उन्नति के पद पर देखना चाहते थे। वे औरतों को अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ भारत देश की स्थिति को सुधारने के लिए भी लगाना चाहती थी। उनकी यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो होता है वे सब कुछ थे। लेकिन वे दोनों विचारों के, एक तो सोचते थे कि मेरी बेटी जो राजनीतिकता के अंदर भाग ले, सामाजिकता के अंदर, लेकिन वे उसे घर से बाहर तक भी नहीं निकलना चाहते थे। जहाँ भी अपने औरतों को रसोई से बाहर देना, वहाँ उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि वह लड़कों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर कदम से कदम मिलाकर चले। वे सोचते थे कि औरतों की स्वतंत्रता घर की 4 दीवारों से दूर नहीं देखना चाहते। जो भी कार्य राजनीतिक वगैरह घर पर आकर केवल उनकी बातों को सुने, देखे, समझे, इतना ही चाहते थे। घर से बाहर भी ना निकले और 4 दीवार के अंदर राजनीति, ऐसा हो नहीं सकता है। स्वतंत्रता की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर वह चले। स्वतंत्रता घर की 4 दीवारी से दूर नहीं रखना चाहते थे, परंतु लेखिका के पिताजी की आज़ादी के दायरे में चलना यह भी कठिन था। और अपने पिता की ऐसी बातों पर उसे उसके पिताजी में थे, लेकिन वह सोचती थी कि मैं हर कदम से कदम आगे बढ़ाकर आगे हर प्रकार के कार्यों में भाग लूँ। तो उसके पिताजी क्या होते थे, उसमें दोनों वैचारिक टकराहट आपस में होती रहती थी। इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू भंडारी की रेखांकित कीजिए। वह समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के समय का उस समय का था जब 1946 से 47 के दिन, उस समय किसी के लिए घर में चुप बैठना असंभव था। चारों लोग प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण आदि चल रहे थे। वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देना चाहती थी। लेखिका को देश की स्थिति और उसके पिता के होने वाली राजनीतिक सभाओं के साथ बैठकर ये कराया गया था। कॉलेज की स्थिति और जोश के कारण कार्य में उन्माद और उनके अध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनके विचारों से योगदान भी किया था। वह प्रभात फेरियां निकालने, हड़तालें करवाने, कॉलेज में क्लासें बंद करवाने, छात्रों को इकट्ठा करने आदि कार्य कौन करती थी? मन्नू भंडारी ही करती थी। जब उसे अपने देश को आज़ाद स्वतंत्र कराने के लिए आदि कार्य करने के लिए जब वे निकलती थी सड़कों पर, वह सभी लड़कियों को कहती कॉलेज से बाहर निकाल लेती थी और वे सड़कों पर नारेबाजी करने चलती थी। इकट्ठा करना, जुलूस के रूप में सड़कों पर निकलना, भाषणबाजी करना आदि कार्य मन्नू भंडारी ने उस समय किया।
जब रगों में आज़ादी की लावा बह रही थी, जब उसके लिए अपने देश की स्वतंत्रता आज़ादी के लिए उसके एक रगों के अंदर जोश आ रहा था, खून बह रहा था, उस लावे के ने उसके अंदर भय को भी समाप्त कर दिया था। इस तरह से उसे मन्नू भंडारी के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान भी किया था। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर, गद्यांशों के क्वेश्चन आंसर राइट प्लस लर्न।